गायत्री मरने से पहले अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। गायत्री की हालत नाजुक थी, फिर भी वो अंधेरी रात में चलती जा रही थी। अचानक गायत्री के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो एक चीख के साथ जमीन पर गिर जाती है। कोई बचाओ, मेरे बच्चे को बचा लो कोई। तभी यशोदा नाम की एक औरत वहां से गुजर रही थी। अरे कौन हो तुम? हे भगवान, ये तो पूरे वक्त पर है। इसको तो बच्चे का दर्द होता है। लगता है मुझे इसकी सहायता करनी होगी। घबराओ नहीं, रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। यशोदा गायत्री की मदद करती है और कुछ ही देर में गायत्री एक बेटे को जन्म देती है। मैं एक बिन ब्याही माँ बनने का बोझ अपने सिर न ले सकी। इसके पिता ने मुझे प्यार में धोखा देकर दूसरी शादी कर ली। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। मेरे बच्चे का ख्याल रखना दीदी। यशोदा कुछ समझ नहीं पाई। उसकी जिंदगी में अचानक ये कैसा रिश्ता जुड़ गया। गायत्री ने आखिरी सांस ली, तभी बच्चा रोने लगा। यशोदा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। यशोदा बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। यशोदा एक कुम्हारिन थी। उसके पति का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। यशोदा की कोई औलाद नहीं थी। मानो भगवान ने उस बच्चे के रूप में यशोदा को जीने का सहारा दे दिया था। भगवान, तूने मुझ गरीब के जीने का मकसद मुझे दे दिया। अब से एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां देगा। मैं अपने बच्चे मोहन को खूब पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। धीरे धीरे मोहन 8 साल का हो जाता है। यशोदा उसका बहुत ध्यान रखती थी। यशोदा मोहन को पढ़ाने लिखाने के लिए खूब मेहनत करती थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल की तरफ से पिकनिक पर शहर घुमाने ले जा रहे हैं। टीचर ने बोला है पिकनिक के लिए सब बच्चे नए कपड़े और जूते पहन कर आएंगे। राजू मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं एक कुम्हारिन का बेटा हूँ, मैं नए कपड़े और जूते नहीं खरीद पाऊंगा। यूं उदास मत हो मेरे लाल, मैं तुझे नए कपड़े और जूते दिला दूंगी। घूम आना शहर। अब रोना बंद कर, जल्दी से हंस दे। यशोदा मोहन को नए कपड़े और जूते खरीद देने के लिए बहुत मेहनत करती है। दिन रात जाकर घड़े और बर्तन बनाती है और गांव-गांव जाकर बेचती है। शरीर से ज्यादा मेहनत करने की वजह से यशोदा की तबीयत भी खराब रहने लगी थी, पर वो मोहन को अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताती और पैसे जोड़कर उसे नए कपड़े और जूते खरीद कर दे देती है। माँ, नए कपड़े और नए जूते, अब मैं भी पिकनिक पर शहर जाऊंगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं ये सब राजू को दिखा कर आता हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी देखकर यशोदा भी खुश हो लेती थी। वक्त बीता और मोहन बड़ा हो गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन, मोहन बेटा, सारी तैयारी हो गई शहर जाने की? हाँ माँ, कल सुबह की बस है। कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगा। शहर में मोहन की नौकरी लग गई थी। यशोदा मोहन के बिना उदास रहने लगी थी। उधर मोहन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया और यशोदा की तरफ से उसका ध्यान हट गया। एक दिन, अरे भैया, मेरे बेटे मोहन का कोई फोन तो नहीं आया? मैंने तुम्हारी दुकान का नंबर दिया था मोहन को। नहीं यशोदा बहन, मोहन बेटे का कोई फोन नहीं आया। बेचारी रोजाना यही पूछने आती है और निराश होकर चली जाती है। पता नहीं ये आजकल के बच्चे नौकरी वाले होकर अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं। कई महीनों तक मोहन का कोई फोन नहीं आता है। एक दिन मोहन गांव आता है। अरे मोहन, तू अचानक, मेरे बच्चे तो कैसा है? तूने आने की कोई खबर भी नहीं दी। ये तेरे साथ कौन है बेटा? माँ, मैं ठीक हूँ, बस समय नहीं मिला तुम्हें कुछ भी बताने का। अब ये तुम्हारी बहू है अनुराधा। बस कुछ खास मेहमानों के बीच हमने शादी कर ली थी। मोहन की बातों को सुनकर यशोदा के दिल पर मानो किसी ने तेज प्रहार किया हो, पर उस वक्त यशोदा ने अपने आप को संभाला। एक दिन, सुनो, हमें और कितने दिन यहाँ इस गांव में रहना पड़ेगा? मेरे से बिना एसी और बिना लाइट पानी के यहाँ नहीं रहा जा रहा। गाय भैंसों के गोबर की बदबू मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होगी। तुमने बोला था सिर्फ तुम अपनी माँ से मिलकर 2 दिन बाद ही शहर वापस चलोगे। कल सुबह ही हम शहर वापस चल रहे हैं। मैंने बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि हम कल सुबह ही शहर वापस जा रहे हैं। यशोदा दोनों की बातें सुन चुकी थी। मोहन बहाना बनाने लगता है। माँ, वो ऑफिस से ना फोन आया था, इसलिए जरूरी जाना पड़ेगा, काम है। बस यही बात अनुराधा और मैं कह रहे थे। माँ, मुझे एक बात और कहनी थी। आपको पता ही है, शहर के फ्लैट बहुत छोटे और महंगे होते हैं, तो हम लोग आपको वहाँ कैसे, मतलब माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों के लिए भी वो फ्लैट छोटा पड़ता है। मतलब अरे बेटा,
मैं तो वैसे भी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हूँ। गांव की मिट्टी से मुझे इतना लगाव है कि शहर की हवा मुझे रास नहीं आएगी। मेरी उम्र गुजर गई गांव में ही मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाते हुए, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी के अब आखिरी दिन भी इसी गांव में ही कटे। मोहन यशोदा को फिर एक बार अकेला छोड़कर शहर चला जाता है और अपने काम और अपने परिवार में व्यस्त हो जाता है। एक दिन यशोदा अपने पड़ोस में रहने वाली मालती के पास जाती है। मालती बहन, मुझे पता चला तुम शहर जा रही हो। ये मेरे बेटे का शहर का पता है। उसे मेरे हाथ के बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। अगर तुम ये मेरे बेटे मोहन को दे दो और ये चिट्ठी भी मेरी तरफ से उसे दे देना। हाँ हाँ यशोदा बहन, मैं ये बेसन के लड्डू और तुम्हारी दी हुई चिट्ठी मोहन को पकड़ा दूंगी। तुम चिंता मत करो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही? बस ऐसे ही थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। मेरा ये काम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन मालती शहर जाती है और मोहन से मिलती है। वो मोहन को यशोदा के दिए बेसन के लड्डू देती है और साथ में चिट्ठी भी पकड़ाती है। मालती के जाने के बाद मोहन यशोदा की लिखी चिट्ठी खोलता है। मोहन मेरे लाल, तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मालती बहन के हाथ तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाकर भेज रही हूँ। रोजाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ ये लड्डू खा लिया करना बेटा। शहर में रहकर बहुत कमजोर हो गया है। मैं तुझे अपनी जिंदगी का एक राज बताना चाहती हूँ। जब तक तू ये बात इस चिट्ठी में पढ़ेगा तब तक मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। मोहन, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया था। तेरी माँ ने मरते वक्त तुझे मेरी गोद में डाल दिया था। जब तू मेरी गोद में आया तो मुझे लगा मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी को जीने का मकसद मिल गया। तुझे बाहों में भरकर मैं अपने सारे दुख भूल गई। मैं उस वक्त एक गरीब माँ का प्यार अपने बच्चे पर लुटा देना चाहती थी। आज मेरा बच्चा इस लायक हो गया है कि वो अपनी माँ के बिना जिंदगी जी सकता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से मर सकती हूँ। मोहन, मुझे काफी समय से ब्लड कैंसर है, पर मैं ये बात बताकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब तुम गांव आए मैंने अपनी बीमारी की बात तुम्हें नहीं बताई। मुझे क्षमा कर देना बेटा। अगर मुझसे तुम्हारी परवरिश में कभी भी कोई भूल हुई हो। तुम्हारी माँ यशोदा। माँ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मोहन उसी समय गांव के लिए निकल पड़ता है, पर शायद उसे पहुंचने में देर हो गई थी। यशोदा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मोहन यशोदा का अंतिम संस्कार करता है और माँ से अपने किए की माफी मांगता है, पर यशोदा उस वक्त रोते हुए मोहन को गले नहीं लगा सकती थी। एक माँ अपने बेटे से दूर जा चुकी थी। एक गांव में कलावती नाम की एक लालची औरत अपने पति सुमेर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। कलावती का स्वभाव लालची होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाला भी था। वो जब देखो बात बात पर सुमेर के पीछे पड़ी रहती थी। ऐसे ही एक दिन, तुम्हारे साथ विवाह करके तो मेरे नसीब ही फूट गए। दुनिया अमीर हो रही है और एक हम ही है जो गरीबी में गुजारा कर रहे हैं। किसी दिन गुस्सा आ गया ना, सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। कलावती, सुबह सुबह गुस्सा करके क्यों दिमाग खराब कर रही हो? मैं भी क्या करूं? जितना भी कमा कर ला सकता हूं उतना ले आता हूं। पर उतना पूरा तो नहीं पड़ता ना। सूंघ सूंघ कर खाना खाओ। पूरी पकवान तो मैं भूल भी गई कि कब खाए थे। घर पर रहने का कोई फायदा नहीं, जब देखो खाने को दौड़ती हो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ, भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करो, तुम दोनों ना मुझे खा लो। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा जहाँ पर गरीबी और भूखमरी के सिवा कुछ न मिले। क्या बात है कलावती, इतनी गुस्से में क्यों हो? क्या करूं ममता, हर वक्त पैसों की तंगी ने दिमाग खराब कर दिया है। जब देखो थोड़े थोड़े में गुजारा करना पड़ता है। तंग आ गई हूँ मैं। वो तो है, अब सबकी किस्मत मेरे जैसी नहीं होती। ये देख, मेरे पति शहर से मेरे लिए 9 लाख का हार लाए हैं। ये देख कैसा लग रहा है। मतलब तू मुझे ये दिखाने और जलाने आई थी? नहीं नहीं, मैं तो बस। और तेरा पति नहीं कमाता तो तू मेरे पीछे क्यों पड़ रही है? अच्छा, जा रही हूँ मैं। ममता मुंह बनाती हुई चली जाती है। कलावती उसका 9 लाख का हार देकर और गुस्से में आ जाती है। बिट्टू सोनी, तुम दोनों घर का ख्याल रखना, मैं शाम के लिए सब्जी लेकर आती हूँ। ये ममता भी कम नहीं है, मुझे जलाने की फिराक में रहती है। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। पैसे की कोई कमी नहीं है, जब देखो नए सोने के जेवर और हार खरीदती रहती है। मेरी ही किस्मत फूटी हुई है जो मैं इस गरीबी में गुजारा कर रही। कलावती अपनी गरीबी को कोसती हुई चली आ रही थी। तभी अरे, ये हार तो सोने का लग रहा है। ये किसका हो सकता है? आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसे रख लेती हूँ, मेरे काम आ जाएगा।
थोड़ी दूर चलने पर अरे ये सोने का कंगन, ये भी सड़क पर गिरा हुआ है। आखिर ये गहने किसके गिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कि कंगन भी रख लेती। थोड़ा और आगे चलने पर ये तो सोने के झुमके गिरे हुए हैं। अगर ये बार बार मुझे सोने के गहने जो मिल रहे हैं, ये किसके गिरे हो सकते हैं? वो सामने खंडहर कैसा? कुछ गहने वहाँ भी गिरे हुए हैं। कहीं इस खंडहर में कोई खजाना तो नहीं छिपा है? अंदर जाकर देखती हूँ। इतने सारे सोने के जेवर, हीरे मोती, लगता है आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जल्दी जल्दी ये सब कुछ बटोर लेती हूँ। रुको, ये सब सोने के गहने, जेवर, हीरे, जवाहरात मेरे हैं। बिना मेरी इजाजत के तुम इन्हें नहीं ले जा सकती हो। अगर तुम इन्हें पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आप कौन हो? मेरा नाम जादूगरनी रंभा है। मैं कई वर्षों से इसी खंडहर में रह रही हूँ। यदि तुम ये सब पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सोने के गहने, हीरे, जवाहरात और पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम जल्दी से बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हें इन सब के बदले रोजाना मुझे अपने आंसू देने होंगे। मैं रोजाना तुम्हारे पास आया करूंगी और तुम एक कटोरे में अपने आंसू इकट्ठे करके मुझे दोगी। याद रखना, मेरे आंसू देकर मुझे बदले में इतने महंगे सोने चांदी के जेवर और हीरे जवाहरात मिल जाएंगे। बस इतनी सी बात। ये तो मेरे लिए बड़ी आसान सी शर्त है। तो ठीक है, जल्दी रोना शुरू करो और इस बर्तन में अपने आंसू टपका दो। मुझे क्या पता था कि मेरे आंसू ही एक दिन मेरे काम आएंगे। मेरे पास तो सचमुच जादुई आंसू है। कलावती जादूगरनी रंभा को अपने आंसू देकर बदले में ढेर सारे जेवर बटोर कर घर ले जाती है और घर पहुंचकर सबको ये बात बताती है। कलावती, कहीं ऐसा न हो कि ये शर्त तुम पर भारी पड़ जाए, क्योंकि कहीं न कहीं जादूगरनी का स्वार्थ इसमें छुपा होगा। वो तुम्हें ऐसे तो आंसुओं के बदले इतने सारे गहने और जेवर नहीं देगी। अभी भी वक्त है, तुम सोच लो। अरे तुम चुप करो, तुम्हें बड़ा पता है। आज तक खुद तो मुझे कुछ दे नहीं पाए और अब मुझे किसी तरीके से मिल रहा है तो उसमें भी तुम टोका टाकी कर रहे हो। माँ, अब हम भी तुम्हारे जादुई आंसुओं की वजह से अमीर बन जाएंगे क्या? और माँ, अब तो मैं भी शहर घूमने जाऊंगी और वहाँ से ढेर सारे नए कपड़े खरीद कर लाऊंगी। मेरे बच्चे कितने खुश हैं। आज मेरे जादुई आंसू उनके काम आ रहे हैं। वैसे मेरे आंसू उस जादूगरनी के किस काम आएंगे ये नहीं पता, पर छोड़ो ना, मुझे तो आम खाने से मतलब है। मैं गुठलियाँ क्यों गिनूं? उधर जादूगरनी आंसू मिलने से बहुत खुश थी। मुझे ऐसी ही मुर्गी की तलाश थी जो लालची भी हो और जरूरतमंद भी। जितने आंसू वो बहाएगी उतनी मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएगी। ना समझ लालची औरत। अगले दिन कलावती जब बच्चों के साथ बढ़िया बढ़िया खाना खा रही थी, तभी जादूगरनी रंभा आ जाती। कलावती, जल्दी से बाहर आ, मुझे आंसुओं की जरूरत है। जल्दी से एक कटोरे में आंसू भर कर दे, मैं लेकर जाऊं। ये लो, अब जल्दी से मुझे जेवर, पैसे, अशर्फियां और गहने दो। अरे वाह, आज तो रो रो कर तुमने कटोरा भर दिया। ये लो, आज मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे देती हूँ, जाओ ऐश करो। इतने सारे पैसे, मेरी तो जिंदगी ही सफल हो गई। ये देखो बच्चों, अरे तुम आ गए। ये देखो कितने सारे पैसे, वो भी मामूली आंसुओं के बदले। आओ न जरा इन पैसों को गिनने में मेरी मदद करो। मैं इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ये तुम्हें मिले हैं ना, तो तुम ही इन पैसों के मजे उड़ाओ। मैं 2 वक्त की सादी रोटी खाकर ही खुश हूँ। चलो बच्चों, हम कमरे में चलकर मुलायम पलंग पर सोएंगे और खूब मजे करेंगे। धीरे धीरे कलावती की गरीबी दूर हो गई और वो खूब अमीर बनकर ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने लगी। जादूगरनी रोजाना उसके पास आती और उससे कटोरे में आंसू लेकर बदले में ढेर सारे गहने और रुपए देकर चली जाती। कलावती जो चाहती थी उसे सब कुछ मिल गया था। ऐशो आराम की जिंदगी, भरपेट खाना, महंगे कपड़े, खूब मौज मस्ती। पर सुमेर अभी भी सादा जीवन ही व्यतीत कर रहा था। एक दिन, कलावती कहाँ हो? मुझे आंसू चाहिए, अभी के अभी, जल्दी दो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर आज मेरे आंसू टपक ही नहीं रहे। अब अगर आप कहो तो मैं कल कोशिश कर लूँ जादूगरनी जी। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। तुम 2 कटोरे आंसू भर कर रखना। जादूगरनी 2 कटोरे आंसू बोलकर अगले दिन आने का बोलकर चली जाती है। मैं क्या करूं? मेरी आंखें रोजाना रो रो कर बहुत सूज गई हैं। अब मेरी आंखों में आंसू खत्म हो गए हैं। कल मैं क्या करूंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे से अब रोया भी नहीं जाएगा। और लालच करो, समझ तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। तुम्हें ही पड़ी थी गहने, रुपए, पैसे, ये सब मुफ्त में लेने की, वो भी एक जादूगरनी से। अब भुगतो। माँ, अब आपके जादुई आंसू नहीं होंगे तो क्या हम फिर से गरीब हो जाएंगे? माँ, मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन जादूगरनी फिर आ जाती है। कलावती, जल्दी से मुझे आंसुओं के कटोरे दो और ये सारे जेवर, गहने, पैसे ले लो। जादूगरनी, मैंने बहुत कोशिश की रोने की, पर मेरी आंखें इतनी सूज गई हैं कि अब उनमें से आंसू बाहर नहीं निकल रहे। रोजाना रोने से मेरी आंखें दर्द भी करने लगी हैं। मैं अब और आंसू नहीं दे पाऊंगी जादूगरनी, मुझे माफ कर दो।
आंसू तो तुझे देने ही होंगे, नहीं तो मैं तेरे इन दोनों बच्चों को मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं जादूगरनी, मेरे बच्चों को मत मारो। माँ मुझे बचाओ, ये जादूगरनी मुझे खा जाएगी। माँ हमें बचा लो, ये हमें मार देगी माँ। अगर तुम्हारी माँ के जादुई आंसू मुझे नहीं मिल सकते तो तुम दोनों भी जिंदा नहीं रहोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ वापस ले लो। ये गहने, जेवर, सोना चांदी, पैसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चों को छोड़ दो जादूगरनी, मेरे बच्चों को छोड़ दो। क्या हुआ कलावती, नींद में क्यों चिल्ला रही हो? बिट्टू और सोनी तो सो रहे हैं। उठो, मुझे काम पर जाना है। सुबह के 6 बज रहे हैं। 2 रोटी सेक कर दे दो। मैं कोई सपना देख रही थी। मेरी आंखें तो ठीक है, पर जो भी था बहुत डरावना था। मैं आज के बाद कभी भी लालच और गुस्सा नहीं करूंगी। मेरी असली दौलत मेरा परिवार, मेरे पति और मेरे बच्चे हैं। और फिर कलावती सो रहे बिट्टू और सोनी को प्यार करती है। उस दिन वो चुपचाप बिना झगड़ा किए सुमेर को काम पर भेजती है। ये देखकर सुमेर भी हैरान था। किशनपुर गांव में शारदा नाम की औरत रहती थी। शारदा के परिवार में उसकी सास रुक्मणी, जेठ राजेश, जेठानी राधा, देवर सुनील और 2 बच्चे रितु और छोटू थे। शारदा के पति को शराब की बुरी लत थी, उसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। शारदा अपने ससुराल वालों के साथ रहती है। शारदा के ससुराल वाले उसको परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन शारदा काम कर रही थी, तभी बरामदे में बैठी उसकी सास रुक्मणी बोलती है, अरे अभागन, इतना धीरे धीरे काम करेगी तो पूरे दिन तेरा काम खत्म ही नहीं होगा। पति को तो खा गई है, अब हमारी जान की दुश्मन बनी बैठी है, करमचली कहीं की। शारदा ये सब सुनकर रोती रोती वहाँ से चली जाती है। इतने में शारदा की जेठानी पीछे से आती है और कहती है, तुम इतना कुछ क्यों सह रही हो? तुम ऐसे रहोगी तो तुम्हें रोज इन कड़वी बातों के घूंट पीने पड़ेंगे। भाभी, मैं रोज इस जहर के घूंट को पी लूंगी, पर अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करा देंगे। उनके लिए मैं जवान हूँ, मेरा पूरा जीवन पड़ा है, पर मेरे लिए मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है। पर शारदा, तुम कैसे सहोगी ये सब? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है, पर मैं खुद मजबूर हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं भाभी, मेरा सहारा मेरे बच्चे हैं, उनका भविष्य है। मेरे बच्चे मेरी ताकत हैं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए मैं पूरी जिंदगी ऐसे रह सकती हूँ। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन सुनील और राजेश रुक्मणी के साथ बैठे होते हैं। सुनील रुक्मणी से बोलता है, माँ, शारदा भाभी कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? अब तो भैया भी नहीं रहे। अरे बेटा, मैं तो कब से इस पनोतन को घर से निकाल दूं, पर ये जाने का नाम भी कहाँ लेती है। माँ, वो कभी भी जाने का नाम नहीं लेगी, उसको तो धक्के मार कर ही घर से निकालना पड़ेगा। हाँ माँ, ऐसे वो घर नहीं छोड़ने वाली। और क्या पता कल उस अनपढ़ में दिमाग आ जाए और वो हमसे जमीन में हिस्सा मांग ले। उससे पहले उसको घर से रफा दफा कर दो। दूसरे दिन सुबह रुक्मणी उठती है और जमीन पर तेल ढोल देती है और फिर खुद फिसलने का नाटक करके गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, अरे वो कमबख्तों, कहाँ मर गए सब? देखो अपनी माँ को, यहाँ कमर टूट गई है मेरी। सब भागते भाग आते हैं। अरे कमबख्त, पता नहीं किसने यहाँ तेल गिरा दिया फर्श पर। क्या हुआ माँ, तुम गिर कैसे गई हैं? आज झाड़ू पोछा किसने करा था घर का? भैया, वो तो मैंने करा था, पर वर क्या, तभी तो मैं गिर गई। तू पहले ही मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे और मेरे परिवार को खाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से अपने बच्चों को लेकर। शारदा रोते हुए बोलती है, माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी मेरे बच्चों को लेकर? कहीं भी मर, पर यहाँ नहीं, समझी? चल निकल जा यहाँ से। रुक्मणी शारदा, रितु और छोटू को घर से निकाल देती है। शारदा रितु और छोटू को लेकर एक किराए का घर ढूंढती है और लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। एक दिन शारदा काम से लौट रही होती है, तभी उसको सामने एक स्कूल दिखाई देता है। वो स्कूल के अंदर जाती है और वहाँ बैठी मैडम से पूछती है, मैडम जी, मुझे भी मेरे बच्चों का दाखिला इस स्कूल में करवाना है। आपको इस स्कूल की फीस पता भी है? मैडम, मुझे इस स्कूल की फीस का तो नहीं पता, पर मैंने सुना है यहाँ सारी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में होती है। यहाँ पढ़ाई करके मेरे बच्चे भी बड़े होकर अंग्रेजी बोलेंगे ना? हाँ, अगर आप उनको इस स्कूल में पढ़ाएं तो बिल्कुल। हाँ तो मैडम जी, आप मेरे बच्चों का दाखिला भी कर लीजिए। साल भर की 25,000 फीस है इस स्कूल की, क्या आप भर सकती हैं? हाँ मैडम जी, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैं दोगुनी मेहनत करूंगी, बस आप मेरे बच्चों का दाखिला कर लीजिए। बच्चों का दाखिला स्कूल में हो जाता है।
उसके बाद शारदा दोनों को बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन भर लोगों के घर काम करती और रात को चौकीदारी करती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और रितु और छोटू बड़े हो गए। रितु कॉलेज में पहुंच गई और छोटू की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। अब शारदा घर में अकेली रहती थी। दोनों बच्चे शहर में रहने चले गए थे। एक दिन शारदा ने सोचा, मैं अकेली क्या करूंगी गांव में, मैं भी मेरे बच्चों के साथ शहर में ही रहूंगी। शारदा भी अब रितु और छोटू के साथ शहर रहने पहुंच जाती है। एक दिन छोटू की फाइल मेज पर रखी होती है। शारदा फाइल को उठाकर स्टोर रूम में रख देती है। शाम को छोटू घर पहुंचकर फाइल ढूंढता है पर उसको कमरे में फाइल नहीं मिलती। वो जोर से आवाज लगाता है, रितु, तुमने मेरी फाइल देखी क्या? नहीं भैया, मैंने तो कोई फाइल नहीं देखी। शारदा भी वहाँ पहुँच जाती है और बोलती है, अरे बेटा, मैंने ही रखी है, तेरे वो कागज स्टोर रूम में है। क्या माँ, आपने वो फाइल स्टोर रूम में रख दी? आपको थोड़ी भी समझ नहीं है। हाँ माँ, उस दिन आपने मेरी प्रोजेक्ट फाइल भी पता नहीं कहाँ रख दी थी। माँ, अगर आपको यहाँ रहना है तो हमारे सामानों से दूर ही रहा करो और हमें परेशान तो बिल्कुल ना करो। शारदा को छोटू और रितु के ऐसे ताने सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो सोचती है, आज मैं अपने बच्चों को ही पसंद नहीं हूँ, शायद गलती मेरी ही होगी। दूसरे दिन रितु अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है। शारदा रितु के पास जाकर बोलती है, बेटा, तुम मुझे मंदिर ले चलो ना, जब से गांव से आई हूँ मंदिर ही नहीं जा पाई, बहुत मन हो रहा है। माँ, ये आपका गांव नहीं है और ना ही मेरे पास इतना समय है। पर बेटा, अभी तो तुम वैसे भी फोन ही चला रही हो। हाँ, तो आपको मेरे फोन चलाने से भी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। माँ, आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाइए और भगवान के लिए मुझे डिस्टर्ब तो बिल्कुल ना करें। शारदा चुपचाप कमरे से चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। शारदा रोते रोते सो जाती है। शारदा की नींद बहुत देर से खुलती है। वो घड़ी देखती है। घड़ी में तो 11 बज रहे हैं। छोटू के कमरे में जाकर देखकर आती हूँ उसने खाना खाया या नहीं। शारदा छोटू के कमरे में देखने जाती है पर वो कमरे में नहीं होता है। शारदा परेशान होकर रितु के पास जाती है। बेटा रितु। हाँ माँ, बोलो। बेटा, छोटू अभी तक घर नहीं आया, शायद आज भी गए होंगे किसी पार्टी में। आप परेशान न हो और न मुझे करें और सो जाओ। रितु अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन शारदा बाहर सोफे पर ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद छोटू आ जाता है और शारदा को सोफे पर इतनी रात को ऐसे बैठे देखकर बोलता है, माँ, आप ऐसे यहाँ क्यों बैठी हैं इतनी रात को? पहले तू बता, इतनी रात तक कहाँ था? माँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, वो भी अटेंड न करूँ, बस आपकी गोद में सोया रहूं, यही चाहती हैं क्या आप? माँ तो अपने बच्चों को आगे बढ़ने देती है, पर आप तो अपने बच्चों की तरक्की से भी खुश नहीं है। पता नहीं कैसी औरत हैं आप। बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। प्लीज माँ, मुझे जाने दो और अपना मतलब अपने पास रखो। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और शारदा बहुत अकेली हो जाती है। एक दिन छोटू और रितु बाहर जा रहे होते हैं। शारदा उनसे बोलती है, बेटा, तुम दोनों बाहर जा रहे हो, मैं भी अकेली यहाँ क्या करूँगी, मुझे मंदिर छोड़ दो। ठीक है, जल्दी चलो माँ। छोटू, रितु और शारदा मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में छोटू को कुछ फाइल्स खरीदनी होती हैं और रितु को भी पास वाली लॉन्ड्री से अपने कुछ कपड़े लेने होते हैं। माँ, मैं 2 मिनट में आया, सामने दुकान से मुझे कुछ फाइल्स लेनी है। हाँ, और मुझे भी पास में लॉन्ड्री से कपड़े लेने हैं। दोनों दूसरी साइड रोड पार करके जा रहे होते हैं। रितु का ध्यान फोन में होता है और छोटू भी हैंड्री लगाकर कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी सामने से एक कार फुल स्पीड में आती है और रितु और छोटू को टक्कर मारने ही वाली होती है कि शारदा पीछे से आकर उनको धक्का दे देती है और कार शारदा का एक्सीडेंट कर देती है। एक्सीडेंट में शारदा के पैर टूट जाते हैं और उसको बहुत चोट आती है। शारदा को डिस्चार्ज मिल जाता है। छोटू और रितु शारदा से रोते रोते बोलते हैं, माँ, आज हमें एहसास हुआ है कि माँ जैसा कोई नहीं होता। हाँ माँ, आपने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई। हम पूरे जीवन भी कभी आपके एहसान नहीं चुका सकते। आप जैसा सच में कोई नहीं है। हमने आपको कितना कुछ कहा, लेकिन आपने हमें कभी नहीं डांटा। हमें माफ कर दो माँ। हमें माफ कर दो माँ। रितु और छोटू दोनों शारदा को गले लगाते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और उसका हमेशा ध्यान रखते हैं। अपनी माँ का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ माँ ही है जो आपका साथ हमेशा देती है, क्योंकि माँ जैसा कोई नहीं होता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।